हेलो बच्चों, आरएन साइकोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। इससे पहले मैंने आपको 5th चैप्टर तक करा दिया है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 6th चैप्टर। 6th चैप्टर है आपका मनोवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। इसमें क्या है, जो भी मनोवैज्ञानिकों द्वारा कई सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन किया गया है। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है, यानी कि मनोवृत्ति को समझने से पहले हम सामाजिक व्यवहार को समझ लेते हैं। सामाजिक व्यवहार क्या है, यानी कि सामाजिक व्यवहार में क्या है, समाज मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन सामाजिक परिस्थिति में किया जाता है। यानी कि जो भी सिचुएशन होती है सामाजिक, उसके अंतर्गत जितनी भी हमारी एक्टिविटीज और बिहेवियर होता है उन सभी का अध्ययन करना सामाजिक व्यवहार कहलाता है। इसके अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिक द्वारा जो सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया गया है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा एटीट्यूड, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति। तो क्या है एटीट्यूड? किसी वस्तु या विचार के प्रति क्या व्यवहार रखता है, क्या अध्ययन अभिवृत्ति के माध्यम से होता है। यानी कि जो भी उसका विश्वास होता है, जो उसकी फीलिंग्स होती हैं, जो उसका बिहेवियर होता है, वो सभी तीनों चीजों को मिला के क्या है, हमारा एटीट्यूड बनता है। दूसरा है इसका छवि निर्माण। छवि निर्माण में क्या है, किसी व्यक्ति को देखकर, जैसे उसके बात करने का ढंग, उसके कपड़े पहनने का ढंग, या फिर खड़े होने का तरीका और उसका व्यवहार, ये क्या है, ये हमारा छवि निर्माण का करता है। गुणारोपण, थर्ड है आपका गुणारोपण। गुणारोपण में क्या है, सामाजिक परिस्थिति में प्रदर्शित व्यवहार के कारणों को जानने की कोशिश करना। यानी कि जो भी व्यवहार वो व्यक्ति कर रहा है, उसके पीछे उसका कारण क्या है, ये जानना। सामाजिक संज्ञान, सामाजिक संज्ञान के अंतर्गत ये तीनों आ जाते हैं। जैसे उसमें मनोवृत्ति, छवि निर्माण और गुणारोपण तीनों ही सम्मिलित होते हैं। नेतृत्व, लीडरशिप, लीडरशिप के अंतर्गत आ जाता है नेतृत्व। अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को उससे अधिक प्रभावित करता है। यानी कि जहां नेता होगा वहां उसके व्यवहार को देखकर और लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। सामाजिक सरलीकरण, यानी कि दूसरों की उपस्थिति में जो भी परफॉर्मेंस में सुधार या कमी, सामाजिक सरलीकरण कहलाता है। इसके बाद आ जाता है सामाजिक श्रमान्वयन, इसे आवारगी भी कह सकते हैं इसे। जैसे कि कोई व्यक्ति समूह के हिस्से के रूप में आके जाने पर कम प्रयास करता है। अगर वो अकेले काम कार्य करता है तो वो क्या अधिक प्रयास करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम किसी को ग्रुप बना देते हैं, वो यानी कि वो अकेला अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है, लेकिन अगर वो अकेले प्रयास करता है तो वो प्रयास क्या है, अधिक करता है, यानी कि वो ज्यादा ही उसको इम्पोर्टेंस देता है। इसके बाद आ जाता है समूह लोच। समूह लोच के यानी कि से मतलब है कि समूह के लोग वास्तविक विचार की अभिव्यक्ति इस कारण छोड़ देते हैं क्योंकि समूह की सहमति समग्रता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है। ग्रुप थिंकिंग भी बोलते हैं इसको। ग्रुप थिंकिंग से मतलब यह है, यानी कि अगर समूह के में सभी के विचार एक साथ मिलेंगे तभी वो किसी काम को कर पाते हैं। अगर अलग अलग विचारों को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं उसमें, यानी कि एक साथ मिला समग्र करना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है समूह मनोबल। समूह मनोबल में आ जाता है कि जो कार्य के प्रति सदस्यों में आशावाद और विश्वास की जो भावना होती है वो समूह मनोबल कहलाता है। इसके बाद जो लास्ट है इसमें प्रति सामाजिक व्यवहार। प्रति सामाजिक व्यवहार में से मतलब ये है कि इसमें जो भी संकटग्रस्त या जरूरतमंद है वैसे लोगों के प्रति ध्यान देना। यानी कि जो भी ऐच्छिक व्यवहार होता है उसका उद्देश्य दूसरों को लाभ पहुंचाकर उसका कल्याण करना होता है। तो ऐसा व्यवहार करते समय व्यक्ति अपनी लाभ और हानि के विचारों को क्या है, महत्व नहीं देता है, तो वो प्रति सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत आ जाता है। ये ऐसी अभिवृत्ति, ये सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनोवृत्ति का स्वरूप एवं घटक। मनोवृत्ति के स्वरूप में हमें एबीसी से समझ सकते हैं। एबीसी, ए से मतलब है अफेक्टिव कंपोनेंट, यानी कि भावात्मक तत्व। दूसरा है बिहेवियरल कंपोनेंट, जो जैसे व्यवहारात्मक तत्व। तीसरा है कॉग्निटिव कंपोनेंट, जिसे संज्ञानात्मक तत्व कहते हैं। इसमें संज्ञानात्मक तत्व से मतलब ये है कि वस्तु के प्रति जो भी खास तरीके का जो विश्वास होता है या जो प्रत्यक्षण होता है उससे लगाया जाता है। और व्यवहारात्मक तत्व के अंतर्गत आ जाता है वस्तु के प्रति जो अच्छा व्यवहार रखता है उससे लगाया जाता है।
भावात्मक तत्व के अंतर्गत यानी कि जो व्यक्ति के प्रति सुख या दुख का भाव उत्पन्न होता है वो भावात्मक तत्व के अंतर्गत आ जाता है। इनमें ये तीनों जरूरी नहीं है कि वो तीनों बराबर हो। जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, यानी कि कोई भी अगर किसी सत्संग में जा रहा है, अगर सत्संग में उसको विश्वास है, जिसकी वजह से संज्ञानात्मक तत्व उत्पन्न होता है, जो उसका फीलिंग्स है उसके प्रति, यानी कि जो वहां पे उसको मन को शांति मिलती है या सुख मिलता है या दुख मिलता है, वो उसको जो फील होता है वो भावात्मक में आ जाता है। व्यवहारात्मक यानी कि जो उसके व्यवहार, यानी कि जो उसके सत्संग में वहां जो उसको व्यवहार मिलता है वो उसके जरिए, ये तीनों ही चीजें, यानी कि इन तीनों चीजों का जरूरी नहीं है बराबर बैलेंस हो, कभी दो तत्व भी हो सकते हैं या फिर कभी तीनों ही तत्व हो सकते हैं, यानी कि कोई भी बराबर होना आवश्यक नहीं है। ये या तो कोई ज्यादा भी हो सकता है और कोई कम भी हो सकता है, यानी कि ये तत्व जो तीनों में से कोई कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद जो तीनों तत्वों की जो इन्होंने विशेषताएं दी हैं, सबसे पहली विशेषता है कर्षण शक्ति। कर्षण शक्ति के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि जो भी अभिवृत्ति है या जो मनोवृत्ति है वो उसका व्यवहार कैसा, सही है या गलत है, यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे लगाया जाता है मनोवृत्ति में। यानी कि अब दूसरा है बहुविविधता। बहुविविधता के अंतर्गत यानी कि जो भी उसकी मनोवृत्ति है और जो व्यवहार करने में जो तरीका है वो कैसा है, यानी कि अच्छा है या खराब है, ये दोनों ही तरीके के व्यवहार बहुविविधता के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा है इसका चरम शक्ति। चरम शक्ति के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि जो लिमिट्स हैं, यानी कि जो भी उसकी अभिवृत्ति की चरम सीमा है, यानी कि सकारात्मक है या नकारात्मक है, यानी कि कितनी सकारात्मक है और कितनी नकारात्मक है, कितने % तक, ये इसी चरम शक्ति के अंतर्गत आ जाती है। केंद्रिकता। केंद्रिकता के अंदर आ जाता है विशिष्ट अभिवृत्ति को बताता है केंद्रिकता, यानी कि जो भी अभिवृत्ति है वो विशिष्ट प्रकार की है, यानी कि उसमें आपका किस तत्व पर प्रबल डाला है, यानी 3 तत्वों में से सबसे ज्यादा बल उन्होंने किस पे डाला है, संज्ञानात्मक पे डाला है, भावात्मक पे डाला है या व्यवहारात्मक पे डाला है, यानी तीनों में जिसपे सबसे ज्यादा बल डाला है वो केंद्रिकता कहलाती है। इसके बाद हमारा टॉपिक है हमारा मनोवृत्ति निर्माण। मनोवृत्ति का निर्माण देखो कैसे होता है, यानी कि जो भी हमारी मनोवृत्ति है उसका निर्माण किन सिचुएशन में होता है। तो सबसे पहला है इसमें, यानी कि जो हमारे मनोवृत्ति संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक तत्वों का एक तंत्र का संगठन होता है। मनोवृत्ति के निर्माण से तात्पर्य किसी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल मनोवृत्ति विकसित होने से होता है, यानी कि जो भी है हमारे अकॉर्डिंग हो सकती है या फिर अनुकूल हो सकती है या फिर हमारे प्रतिकूल भी हो सकती है। और तो उन्होंने कुछ हेडिंग्स दी हैं मनोवृत्ति का निर्माण करने के लिए, जो कुछ 5 प्रक्रियाएं दी हैं, जिसमें सबसे पहली प्रक्रिया है साहचर्य द्वारा मनोवृत्ति सीखना। साहचर्य के द्वारा क्या है, साहचर्य के आधार पर व्यक्ति बहुत ही जल्द विशेष तरह की जो मनोवृत्ति को विकसित कर लेता है। जैसे किसी भी पार्टी में अगर नेता के से द्वारा वो कोई लोकप्रिय या ईमानदार है या वो अट्रैक्टिव है, यानी कि जो उसके काम को देख के उसने वो पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो वो आसानी से उस पार्टी के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति विकसित कर लेता है। अगर वो नेता के घनात्मक गुणों के साथ पार्टी में जो उसके साथ सपोर्ट करता है या साहचर्य करता है, तो वो अच्छे साहचर्य के प्रति उसकी मनोवृत्ति क्या है, जागृत होती है। साहचर्य यानी कि साहचर्य से मतलब यानी कि जो एसोसिएट किया है, यानी कि उसके माध्यम से उसको मनोवृत्ति का निर्माण हुआ है। दूसरा है मॉडलिंग के माध्यम से। तो मॉडलिंग के द्वारा मनोवृत्ति को विकसित करना या सीखना उसमें आ जाता है। इसमें जब व्यक्ति दूसरे को किसी विशेष तरह के व्यवहार करने के बाद उसे पुरस्कार या दंड पाते देखता है, तो मात्र इस प्रेरणा से, इस प्रेक्षण से वह क्या है, अनुकूल या प्रतिकूल जो मनोवृत्ति है वो विकसित होने लगती है। यानी कि मॉडलिंग के माध्यम से, यानी कि अगर किसी को हमने दंड दिया है तो उससे वह सीखता है उस मनोवृत्ति को कि अगर हम ये वाला काम करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, ये वाला काम करेंगे तो हमें पुरस्कार मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आ जाती है पुरस्कृत होने या दंडित होने से मनोवृत्ति सीखना। पुरस्कृत होने से मतलब ये है, यानी कि व्यक्ति यदि किसी मनोवृत्ति को दिखलाने पर उसे यानी कि जो भी एटीट्यूड वो दिखला रहा है उसके द्वारा अगर उसको कोई पुरस्कार मिलता है तो वह मनोवृत्ति को जल्दी ही विकसित होने लग जाती है।
जैसे लगातार जैसे अगर कोई व्यक्ति अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है अपनी क्लास में, तो क्या है उसकी जो अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से उसको जो सभी टीचर्स को प्यार करते हैं या फिर उसको आदर सम्मान करते हैं, तो उसके माध्यम से क्या उसकी मनोवृत्ति को सीखता चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा समूह या सामाजिक संस्कृति मानकों द्वारा मनोवृत्ति। समूह में रहकर या किसी हमारी सांस्कृतिक या सामाजिक जो नियम होते हैं उनको मानने से जो हमारी मनोवृत्ति सीखते हैं, तो वो हमारी मनोवृत्ति का निर्माण होता है। जैसे कि यानी कि व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में व्यवहार करना होता है या फिर इन मानकों के अनुरूप जो व्यवहार करता है उसमें संबंधित मनोवृत्ति विकसित करता है। जैसे परिवार में बड़े उम्र के लोगों के जैसे हम प्रणाम करते हैं या फिर उनके पैर छूते हैं, तो वैसे ही मनोवृत्ति क्या है जो हमारे समूह और सामाजिक और सांस्कृतिक मानकों के आधार पर मनोवृत्ति उसकी विकसित होती चली जाती है। इसके बाद आ जाता है सूचनाओं के माध्यम से मनोवृत्ति को सीखना। सूचनाओं के माध्यम से जैसे कि किसी विभिन्न माध्यमों के द्वारा उसको सूचनाएं मिलती हैं, जैसे सूचनाओं के आधार पर व्यक्ति संबंधित घटना या वस्तु के प्रति जो भी उसकी मनोवृत्ति विकसित हो जाती है। जैसे कि अगर उसने छात्र को यह सूचना दी कि मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन में कोई, या फिर जैसे कह सकते हैं कि अगर तुम लोगों के जो अब बोर्ड आ रहे हैं, बोर्ड में आप कौन सी बुक्स को ले रहे हो या फिर कौन से प्रकाशन को आप ले रहे हो, तो उस प्रकाशन का नाम से जो विश्वसनीय आपका शुरू से बना हुआ है या फिर जिस पर निर्भर है, तो आप क्या है उसके नाम लेकर संबोधित करेंगे, जिससे कि आप उस बुक को लेने के लिए उनको प्रेरित करेंगे और वही मनोवृत्ति आपकी विकसित हो जाएगी कि हमें जो सूचनाओं के आधार पे हमने ये वाली बुक ली है। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो भी हमारा एटीट्यूड है उसको जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहला प्रभावित कारक है हमारा परिवार एवं स्कूली वातावरण। परिवार एवं स्कूली वातावरण में जैसे कि परिवार व्यक्ति की पहली प्रथम पाठशाला होती है, यानी कि जो पहला स्कूल हमारा कौन सा होता है, परिवार होता है, क्योंकि परिवार से ही हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं और हमारी मनोवृत्ति को प्रभावित भी परिवार ही करता है। जैसे जिंदगी में जो स्टार्टिंग के जो ईयर होते हैं जो बच्चों की माता पिता के, उन्हीं की तरफ क्या करता है नेक, अगर वो जैसे माता पिता उन बच्चों को जो चीजें सिखाती जाएंगी, बच्चा क्या है धीरे धीरे वही चीजों को विकसित करता चला जाता है और उसमें क्या है उसकी जो मनोवृत्ति है वो वैसे ही बनती चली जाती है। जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो शिक्षकों से उसको जो प्रेरणा मिलती है, सुझाव मिलता है, तो वो उससे क्या है वो अलग तरीके की मनोवृत्ति उसमें निर्माण होने लग जाती है। तो जो सबसे पहला जो हमारे अफेक्ट पड़ता है यानी कि परिवार और स्कूल के वातावरण का पड़ता है। दूसरा है व्यक्तिगत अनुभूतियां, यानी कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से भी जिंदगी की जो भी हमारी मनोवृत्ति को प्रभावित करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले जैसे इसमें देखा है कि यदि कोई घटना व्यक्ति या वस्तु से व्यक्ति को अप्रिय अनुभूति होती है, यानी कि उसको अच्छा नहीं लगता है, तो उसके प्रति वह नकारात्मक या प्रतिकूल मनोवृत्ति व्यक्ति विकसित कर लेता है। जैसे मान लिया जाए कि कभी बस का किसी खाई में गिर जाने से या किसी खड्डे में गिर जाने से या फिर बस में सफर करने से उसको प्रॉब्लम होती है, तो क्या है उसका जो मनोवृत्ति है बस के प्रति क्या है नेगेटिव या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। या फिर उसका बस में या कहीं जाने से तो क्या है वो उसमें व्यक्तिगत अनुभूतियों की वजह से वो उस चीज को नहीं करना चाहता है। संदर्भ समूह के अंतर्गत आता है मनोवृत्ति निर्माण में। संदर्भ समूह की क्या है अहम भूमिका होती है। संदर्भ समूह से तात्पर्य ऐसे समूह से होता है जिसका सदस्य व्यक्ति होता तो नहीं है परंतु सदस्य बनने की तीव्र यानी कि क्या इच्छा रखता है, अवश्य दिखलाता है। जैसे यदि कोई भी अगर पार्टी है या उसका सदस्य तो नहीं है परंतु वह उस पार्टी का सदस्य बनना चाहता है, तो उस पार्टी का संदर्भ समूह का एक उदाहरण कहलाएगा ये। तो इसमें क्या है जो भी उसकी जो नीतियां हैं, पार्टी की जो नीतियां और उसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी जरूरतों के अनुसार अपने आप को व्यवहार के परिवर्तन में पार्टी के प्रति एक अनुकूल मनोवृत्ति विकसित होती है, जिसकी वजह से वो क्या है जो ऑब्जर्वेशन द्वारा सीखकर खास ढंग से मनोवृत्ति का विकास कर लेगा। जैसे कि किशोरों में आजकल जो संदर्भ समूह का सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि जो कुछ भी वो अपना रेफरेंस किसी के साथ देखते हैं तो वो वैसे ही उनकी मनोवृत्ति डेवलप होती है। इसके बाद आ जाता है जन माध्यम से संबंधित कारक। जन माध्यम से संबंधित कारक से मतलब यह है कि यानी दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट, फोन आदि व्यक्ति जिस प्रकार से सूचनाएं मिलती हैं उसी के अनुरूप व्यक्ति की अपनी मनोवृत्ति का निर्माण करता है। जैसे यदि दूरदर्शन में व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि थोड़े समय बाद ही चीन ने अकारण कोई भारत का आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, तो क्या हमारी जो मनोवृत्ति है यानी चीन के प्रति क्या है ऋणात्मक हो जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह की मतलब उदाहरण अगर आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो
पेपरों में, या फिर जैसे जनसंचार के माध्यम से कोई भी आपको सूचना मिल रही है तो वो जनसंचार से संबंधित कारक है जो उसकी मनोवृत्ति का निर्माण करने में सहायता करता है। इसके बाद है रूढ़ियुक्तियां, रूढ़िकृतियां। प्रत्येक समाज में एक कुछ ना कुछ रूढ़िकृतियां होती हैं जिसमें मनोवृत्ति का विकास प्रभावित करता है। जैसे रूढ़िकृत्य से तात्पर्य किसी वर्ग या समुदाय के लोगों के बारे में जो पूर्व स्थापित या कुछ प्रत्याशाएं या कुछ नियम, रूल्स, रेगुलेशन बन जाते हैं, तो उससे है। जैसे हिंदू समाज में आप लोगों ने देखा होगा कि गाय को पूजा जाता है, गाय को माता माना जाता है, तो मुस्लिम समाज में ऐसी रूढ़ियुक्ति नहीं है इसमें। तो फलस्वरूप गाय के प्रति जो मनोवृत्ति हिंदू समाज में है वो मुस्लिम समाज में या किसी और समाज में नहीं है, पूछने की प्रथा। तो इसी तरह से ये उदाहरण उसमें रूढ़ियुक्तियों के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मनोवृत्ति परिवर्तन, एटीट्यूड चेंज। तो जो हमारी मनोवृत्ति होती है वो अर्जित होती है, यानी कि सीखना होता है इस मनोवृत्ति को। तो इसमें मनोवृत्ति परिवर्तन के दो प्रकार बताए हैं, एक असंगत परिवर्तन है, दूसरा असंगत परिवर्तन। संगत परिवर्तन में क्या है, जो भी अगर हमारी अनुकूल प्रवृत्ति है, मनोवृत्ति है, वो और अनुकूल हो जाती है तो उसे संगत परिवर्तन कहते हैं। जिसमें मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अगर अनुकूल हो जाती है तो ये क्या है, असंगत परिवर्तन के अंतर्गत आ जाती है। इसके बाद जो इसकी प्रक्रिया की जो विशेषता, 3 प्रकार की प्रक्रिया है जो डीएन की। पहली प्रक्रिया है संतुलन, जिसे हाइडर ने 1958 में दिया है, जिसमें इन्होंने पहली को संतुलित, एक को, और दूसरी को असंतुलित कहा है। तो संतुलित अवस्था में क्या होता है कि जो भी जब तीनों भुजाएं अगर घनात्मक होती हैं, तीनों भुजाएं क्या घनात्मक होती हैं, और या फिर दोनों भुजाएं घनात्मक हो और एक भुजा, दोनों भुजाएं ऋणात्मक हो और एक भुजा घनात्मक हो, तो ये क्या है, संतुलित अवस्था होती है इसकी। असंतुलित अवस्था में क्या है, यानी कि जो P और X होता है उसमें तीनों भुजाएं क्या है, ऋणात्मक हो, यानी कि तीनों भुजाएं क्या ऋणात्मक है, और दूसरी त्रिभुज में 2 भुजाएं जो होती हैं वो घनात्मक हो, 2 भुजाएं और एक ऋणात्मक हो, तो क्या ये असंतुलित अवस्था में आ जाता है। तो एक उदाहरण क्या आप समझा सकते हैं, जैसे इसको, जैसे मान लिया जाए P के रूप में कोई व्यक्ति है, यानी कोई लड़की है और O को पसंद करती है, यानी जो लड़की P और O के बीच धनात्मक रिलेशन है, यह मान लिया जाए कि अगर P और X के बीच धनात्मक संबंध है, परंतु यह देखता है कि जो X है वो O को पसंद नहीं करता है, अर्थात इन तीनों में क्या है, ऋणात्मक संबंध है। तो यहाँ जो P और O है और तथा X है के बीच में तीनों में संबंध है, जो जिसमें क्या है, 2 घनात्मक संबंध है और एक ऋणात्मक संबंध है, तो ये क्या है, संतुलित अवस्था कही जाएगी। और अगर जिसमें 2 के बीच ऋणात्मक संबंध है और एक घनात्मक संबंध है, तो ये असंतुलित व्यवस्था कही जाएगी। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, संज्ञानात्मक असंवादिता, जिसे लियो फेस्टिंगर ने कहा है, दिया है, इसको 1959 में दिया है। इसे मतभेद की अवस्था भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो इन्होंने मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक तत्व को अधिक बल डालते हुए कहा है कि मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक तत्वों को एक दूसरे से संवादी या संगत होना चाहिए। यदि मनोवृत्ति में 2 संज्ञानात्मक तत्व एक दूसरे से तालमेल नहीं दिखलाते हैं तो ये असंवादी होते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि जो संज्ञानात्मक असंवादिता कहा जाता है इसको, जैसे जो व्यक्ति के में तनाव, असुखद भाव या बेचैनी पैदा करता है, अतः व्यक्ति से दूर करने की कोशिश करता है, तो वह क्या अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाके असंवादिता को दूर करता है। और इसमें जो असंवादिता को दूर करने के निम्नलिखित 3 तरीके बताए इन्होंने। सबसे पहला तरीका है कि किसी एक संज्ञानात्मक रूप तत्व में परिवर्तन कर देने से परिस्थिति दूसरे संज्ञानात्मक तत्व के रूप को हो जाती है, फलस्वरूप असंवादिता को दूर करी जाती है। यदि कोई व्यक्ति, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति धूम्रपान करने की सोचता है, तो इससे क्या है, उसको पता है कि फेफड़े का कैंसर हो सकता है या फिर उसको कैंसर हो सकता है, तो वो क्या करेगा, धूम्रपान ना करने का निश्चय करेगा, तो ये असंवादिता को दूर कर सकता है। दूसरा तत्व इन्होंने एक उदाहरण के तौर पे समझा देती हूँ। उसमें क्या है कि धूम्रपान करने से क्या है, उसको पता है कि धूम्रपान करने से कैंसर होता है, जैसे विचार उसे असंवादिता में वह उन व्यक्तियों के संपर्क में करके भी दूर कर सकता है, यानी कि उन व्यक्तियों के साथ रहता है तो उसको वह क्या है, दूर कर सकता है। तो उपयुक्त विचार के विरोध में तथ्य में कह सकते हैं कि बिल्कुल भी गलत है, कि क्योंकि बहुत से डॉक्टर भी धूम्रपान करते हैं, यानी कि अगर डॉक्टरों की देखा जाए, डॉक्टर मना करते हैं धूम्रपान करने के लिए, लेकिन कुछ डॉक्टर्स हैं जो धूम्रपान भी करते हैं। इसमें तीसरा उन्होंने तत्व दिया है
तीसरा तरीका जो दिया है संवादिता की मात्रा को दूर करने के लिए क्या है, उसमें संज्ञानात्मक तत्व को जोड़ लेता है। जैसे उदाहरण में संवादिता को दूर करने के लिए व्यक्ति एक नया संज्ञानात्मक तत्व यह जोड़ सकता है कि धूम्रपान करने से क्या होता है, मन हल्का हो जाता है और ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और ये सोच सकता है कि सभी धूम्रपान करने वाले से कैंसर नहीं होता है। तो ये तीनों तरीके बताए हैं इसमें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दो स्तरीय संप्रत्यय तदात्म एवं प्रेक्षणात्मक सीखना, जिसे एसएम मोहसिन ने दिया है। इसमें दिया है कि जो दो संप्रत्यय हैं, इसमें दो स्तरों पे, दो प्रक्रियाओं के दो स्तर हैं, जिसमें पहला है तदात्म यानी कि आइडेंटिफिकेशन का होता है, जिसमें क्या है कि जो जिसकी मनोवृत्ति बदलनी होती है। दूसरा वह होता है जिसमें प्रभाव के माध्यम से मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है, यानी कि पहले तरह के व्यक्ति दूसरे तरह के व्यक्ति के साथ जो आइडेंटिफिकेशन क्या अपना मिलाता है। इसमें पहले व्यक्ति का लक्ष्य व्यक्ति एक दूसरे के व्यक्ति को स्रोत कहा जाता है। तदात्मक का मतलब होता है कि लक्ष्य व्यक्ति द्वारा स्रोत को पसंद किया जाता है, यानी कि जो भी उसमें तदात्म यानी कि आइडेंटिफिकेशन है उसका, वो क्या है, स्रोत के द्वारा यानी कि सोर्सेस के द्वारा क्या है, पसंद किया जाता है, प्रति स्नेह एवं आदर दिखलाया जाता है। तो स्रोत व्यक्ति को लक्ष्य व्यक्ति के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति रखता है, यानी कि क्या है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, लक्ष्य एवं स्रोत व्यक्ति के आकर्षक पारस्परिक हो जाते हैं, यानी कि जो भी है आकर्षण क्या होता है, एक दूसरे के साथ पारस्परिक हो जाते हैं, यानी कि घनिष्ठ हो जाते हैं। दूसरे चरण में क्या है कि जैसे कि व्यक्ति मनोवृत्ति वस्तु के प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर मनोवृत्ति में परिवर्तन कर लेता है। अब लक्ष्य व्यक्ति इसका प्रेक्षण यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशन है या फिर उसके अनुकरण के माध्यम से उसी प्रकार की मनोवृत्ति वस्तु की ओर अपने मनोवृत्ति को यानी कि क्या है, चेंज कर लेता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझा जाए तो देख लेते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को समाचार पत्र में ये पढ़ते हुए देखता है कि सरसों का तेल या कोई भी खाद्य तेल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन जो ये व्यक्ति देखती है कि दूरदर्शन पे उसका जो उसके पसंदीदा फ्रेंड है या पसंदीदा जो कोई मित्र है या फिर कोई हीरो है, वो उस फिल्मी कलाकार क्या है, वो सरसों की गुणवत्ता के बारे में बतलाता है, तो लोगों को खाने के लिए अपील करता है। तो सीता क्या कर वो मतलब जो व्यक्ति क्या करता है कि उसके पसंदीदा कलाकार के जो उसके साथ जो आइडेंटिफिकेशन है उसको स्थापित कर लेता है, यानी कि अपने आप को जोड़ के वो चीजों को बेचने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके बाद हमारा आ जाता है मनोवृत्ति परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। तो मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक है मौजूदा मनोवृत्ति की विशेषताएं। मौजूदा मनोवृत्ति की विशेषताओं के अंतर्गत आ जाता है कि यानी कि जो भी उस टाइम पे मौजूद हमारे अंदर मनोवृत्ति है या क्वालिटीज हैं उनके बारे में। जैसे कि इससे पहले आप लोगों ने ये देखा था कि जो हमारी मनोवृत्ति है, जैसे कर्षण शक्ति, चरम सीमा, बहुविविधता और केंद्रीयता, यानी कि ये हमारी मौजूदा मनोवृत्तियां हैं, जिसके बारे में यदि किसी व्यक्ति मनोवृत्ति या अन्य वस्तु या वस्तु के प्रति बहुत ही तीव्र या अनुकूल या प्रतिकूल हो, वो चाहे उसमें परिवर्तन जल्द ही हो जाता है, तो ये क्या है, मौजूदा मनोवृत्ति की विशेषता कहलाएगी, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। इसके बाद जो दूसरा है स्रोत की विशेषता, दूसरी है हमारी विशेषताएं। स्रोत की विशेषताओं के अंतर्गत कहा जाता है यानी कि सूचना देने वाला व्यक्ति। जैसे कि अगर आप लोगों से कोई शिक्षक कहता है कि वो वाले प्रकाशन की बुक बहुत अच्छी है, आप वाले खरीद दीजिए, तो क्या होगा, सोर्स से बदला है, यानी कि टीचर्स ने भी कहा है और अधिकतर क्वेश्चन भी उसी से आते हैं, तो हम व्यक्ति से किसने कहा है कि ये वाले प्रकाशन की बुक लेने से हमें फायदा मिलेगा, तो क्या है, वो अधिकतर बच्चे वही बुक लेंगे। तो ये एक स्रोत की विशेषता का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि हमारी मनोवृत्ति भी यानी कि उसमें विश्वास करने लायक हो जाएगी कि वो चीज अच्छी है। तीसरा है इसमें लक्ष्य की विशेषताएं। लक्ष्य से तात्पर्य उस व्यक्ति से होता है जहां मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना है, और कई अध्ययनों में जो भर के सामने आया कि तीव्र बुद्धि के व्यक्तियों की मनोवृत्ति परिवर्तन कम बुद्धि के व्यक्ति की मनोवृत्ति की अपेक्षा कठिन होती है, यानी कि जो कम बुद्धि की मनोवृत्ति होती है उन लोगों में उन्हें क्या काफी कठिन होती है मनोवृत्ति को चेंज करना। तो कभी कभी तीव्र बुद्धि के व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी मनोवृत्ति को बहुत जल्द परिवर्तन कर लेते हैं। उसी तरह जिन व्यक्तियों की मनोवृत्ति वस्तु के प्रति पहले से काफी पूर्व होती है, उस मनोवृत्ति के परिवर्तन लाना काफी कठिन होता है। यानी कि अगर शुरू से ही हम किसी चीज के बारे में जानते हुए आते हैं तो उसको पूर्व की वजह से हम क्या अपनी मनोवृत्ति को चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि बहुत सारे उसमें क्या है धर्म में या किसी उसमें कोई भी चीज अगर चली आ रही होती है तो क्या है उसके प्रति जो उसकी मनोवृत्ति है उसको बदलना काफी कठिन हो जाता है। इसके बाद
इसके बाद हमारी संदेश की विशेषताएं। संदेश की विशेषताओं में से मतलब यानी कि जो भी मैसेज हमें किसी के द्वारा मिलता है तो क्या हमारी मनोवृत्ति चेंज हो जाती है। जैसे रेडियो, दूरदर्शन, अखबार आदि के माध्यम से दी जाने वाली मनोवृत्ति परिवर्तन में उतना प्रभावी नहीं होती जितना व्यक्तिगत परिस्थिति में आमने सामने की सूचना से होता है। यानी कि जितने भी हमें सोर्सेज हैं उनसे अगर हमें संदेश मिलता है तो उनके द्वारा हमारी मनोवृत्ति चेंज हो, लेकिन जब हम उनका रिजल्ट देखते हैं तो उसके माध्यम से हमारी जो मनोवृत्ति है वो चेंज हो जाती है। जैसे इसमें मनोवृत्ति में परिवर्तन होगा उतना अखबार, रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से दी गई सूचना से नहीं होगा। यानी कि जो आमने सामने से सूचना मिलने से होगा वो अखबार उनके माध्यम से नहीं होगा। इसके बाद आ जाता है बाधित संपर्क। बाधित संपर्क से तात्पर्य है वैसे संपर्क से होता है जिसमें व्यक्ति को कुछ अन्य ऐसे व्यक्तियों के साथ लाचारी यानी कि लाचारी के साथ काम करना पड़ता है, अंतक्रिया करनी पड़ती है, जिनके साथ वे सचमुच में अंतक्रिया नहीं करना चाहते हैं। यानी कि जो उनके साथ क्या है, रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी को पसंद नहीं करता है पर फिर भी उसको मजबूरी में उसके साथ रहना पड़े। लक्षण संपर्क से मतलब यानी कि किसी चीज के लिए बाध्य किया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को किसी का साथ पसंद नहीं है या फिर वो उसके साथ रहना पसंद नहीं करता है तो उसके लिए यानी कि लाचारी में या उसकी बेबसी में उसके साथ रहने के लिए कहा जाए। जैसे कि सामाजिक मनोविज्ञान द्वारा कई अध्ययनों में ऐसे पाया जाए स्पष्ट हुआ है कि बाधित संपर्क से व्यक्तियों को एक दूसरे को समझने का मौका पर्याप्त मिलता है। फलस्वरूप एक दूसरे के प्रति उसकी मनोवृत्ति भी धीरे धीरे क्या है, परिवर्तन आने लगता है। यानी कि कोई व्यक्ति के बारे में हमको इससे अगर कोई विचार अगर लगता है कि गलत होंगे तो उसके बारे में अगर हम उसके साथ संपर्क रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो विचार या मनोवृत्ति हमारी चेंज होने लगती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है मनोवृत्ति व्यवहार संबंध। यानी कि जो मनोवृत्ति व्यवहार का जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति की जो मनोवृत्ति या व्यवहार का जो एक संबंध होता है वो व्यक्ति की मनोवृत्ति अन्य व्यक्ति के यदि वो अनुकूल होती है तो क्या है, वो सुखद व्यवहार का अनुभव करता है, और अगर मनोवृत्ति क्या उसकी प्रतिकूल होती है तो दुखद व्यवहार करते हैं। उसी तरह से किसी व्यक्ति में यदि व्यवहार किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सुखद होता है तो वो समझा जाता है कि मनोवृत्ति उसके प्रति अनुकूल होती है, और यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में यह प्रति दुखद होता है या अप्रिय होती है तो समझा जाता है कि जो उसकी मनोवृत्ति है वो क्या है, प्रतिकूल है। तो इस तरह की व्यक्ति के मनोवृत्ति के व्यवहार में एक संगति होती है। इसके अलावा जो मनोवैज्ञानिकों का मत है कि मनोवृत्ति तथा व्यवहार में संगति कुछ विशेष परिस्थितियों से बनी होती है जो इस प्रकार से है। जैसे कि जब व्यक्ति को मनोवृत्ति काफी मजबूत होती है तो वो उसका क्या है, स्थान महत्वपूर्ण होता है। यानी कि अगर स्ट्रांग है यानी कि वो चेंज कर नहीं हो सकती किसी के कहने से तो क्या है, वो स्थान महत्वपूर्ण होता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। यदि व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति में पूर्णतः वाकिफ होता है, यानी कि जो कुछ भी हमारी मनोवृत्ति है या एटीट्यूड है हमें पूरी तरीके से पता है कि हम सही हैं या गलत हैं। जब व्यक्ति किसी खास ढंग का व्यवहार करने का कोई दबाव नहीं होता, यानी कि अगर कोई भी व्यवहार कर रहा है उसके पीछे अगर कोई भी प्रेशर नहीं है तो वो इस तरह की मनोवृत्ति हो सकती है। इसके बाद क्या है, जब व्यक्ति के व्यवहार में अन्य लोगों द्वारा क्या है, ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा रहा है या फिर उसका मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है तो वो ये हो सकती है उसका संबंध। इसके बाद क्या है, जब व्यक्ति ये सोचता है कि व्यक्ति का परिणाम स्वीकारात्मक या घनात्मक हो सकता है इसीलिए वह उस व्यवहार को करना चाहता है, यानी कि पॉजिटिव हो सकता है, इसीलिए वो जो व्यवहार कर रहा है वो पॉजिटिव एटीट्यूड के हिसाब से करता है। तो ये मनोवृत्ति का व्यवहार का संबंध है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पूर्व ग्रह एवं भेदभाव का अर्थ। पूर्व ग्रह का मतलब ये है यानी कि जो पूर्व कल्पित विचार से है। पूर्व ग्रह का मतलब यानी कि ऐसा विचार यानी कि जो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी कि अगर आपका किसी के प्रति कोई भी विचार है, अच्छा है या बुरा है, अगर वो विचार वैसा ही है तो वो पूर्व ग्रह कहलाता है। पूर्व ग्रह किसी समूह एवं उसके सदस्यों के प्रति एक अनुचित नकारात्मक मनोवृत्ति है। पूर्व ग्रह एक मनोवृत्ति है, यानी कि पूर्व ग्रह एक मनोवृत्ति है जो तथ्यों के आधार पर नहीं होती है। कुछ लोगों की पूर्व ग्रह एक स्वीकारात्मक मनोवृत्ति माना जाता है, यानी कि कुछ लोगों में क्या नेगेटिव मनोवृत्ति होती है, कुछ लोगों में पॉजिटिव मनोवृत्ति होती है। जैसे कि कुछ लोगों का मानना होता है कि
जैसे कि कुछ लोगों का मानना होता है कि ये जाति के लोग साफ सुथरे नहीं रहते हैं, यानी कि वो शुरू से ही उस जाति के प्रति वो विचारधारा चली आ रही है, तो ये क्या कहा जाएगा, यानी कि उस जाति के प्रति पूर्वग्रह कहा जाएगा। तो उनके मन में क्या है, देश की भावना दिखाई जाती है। तो पूर्वग्रह के व्यवहारात्मक तत्व के दूसरे समूह में व्यक्ति के प्रति जो खुलकर भेदभाव या अलगाव या दूसरे तरह का अप्रिय व्यवहार करता है उच्च जातियों के लोगों के द्वारा, विशेषकर जैसे गांव में, जैसे कि किसी कुएं से पानी न लेना हो सकता है, या झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए बाध्य करना है, या फिर मंदिरों में प्रवेश न करने देने से आदि ऐसा व्यवहार तत्व भेदभाव के उदाहरण आ जाते हैं इसमें। तो यानी पूर्वग्रह और भेदभाव का अर्थ यहाँ स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद क्या है, पूर्वग्रह के स्रोत या उसके या कारण भी कह सकते हैं, स्रोत भी कह सकते हैं। तो पूर्वग्रह के क्या कारण होते हैं? सबसे पहला कारण है अधिगम या सीखना, यानी कि पूर्वग्रह की उत्पत्ति अधिगम या सीखने से एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्वग्रह को व्यक्ति मनोवृत्ति के समान ही, यानी कि साचार, यानी कि किसी के साथ रहकर पुरस्कार के माध्यम से या दंड या दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन करके सीखता है। परिवार में या व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस होते हैं, या फिर आप मीडिया के माध्यम से ये पूर्वग्रह को सीखने में काफी हेल्प होती है। तो यही कारण है, जैसे कि अगर किसी पिता किसी जाति वर्ग के प्रति जो पूर्वग्रह विचार होते हैं, तो वो क्या है, वो विचार उनके बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। तो क्या है, पूर्वग्रह क्या है का कारण क्या सीखना हो सकता है, यानी वो किसी न किसी माध्यम से वो सीखता है। दूसरा है अंतक्रिया समूह पक्षपात। अंतक्रिया समूह पक्षपात में क्या है, जिस व्यक्ति में अपने समूह की महत्ता के प्रति काफी मजबूत यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, तो सामाजिक पहचान भी मजबूत होता है और अन्य दूसरे समूह के अधिक पूर्वग्रहित होते हैं। यही कारण होता है कि बहुत अच्छे या फिर स्थापित कॉलेज के प्रधानाचार्य दूसरे कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के प्रति अधिक पूर्वग्रह होते हैं, यानी वो अंत समूह यानी पहले से ही उनको पता रहता है उसके बारे में। तो ये अंत समूह के अंदर रहकर ही उसके बारे में पता रहता है कि वो कैसा व्यक्ति है, जिसकी वजह से उनके विचार पूर्वग्रही हो जाते हैं। तीसरा है कुंठा एवं आक्रामकता। कुंठा एवं आक्रामकता के अंतर्गत आ जाता है कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को नहीं पहुंचता है, तो यानी कि अगर वो किसी टारगेट को चाहता है, तो अगर वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो क्या उसके अंदर कुंठा की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो कुंठा से बाधित होकर वो क्या हो जाता है, आक्रामक रूप दिखाने लग जाता है, जिससे वो क्या है, व्यक्ति जब बाधक स्रोत व्यक्ति से अधिक सबल या एवं मजबूत होता है, तो अपनी आक्रामकता तथा बैर भाव और कमजोर स्रोत को विस्थापित कर लेता है, यानी कि वो बैर बना लेता है दूसरे लोगों के प्रति। तो इससे क्या है, एक तरफ से वो पूर्वग्रही व्यवहार करने लग जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है रूढ़ी युक्तियां। रूढ़ी युक्तियां हमारे पूर्वग्रह को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। जैसे कई समाज में कुछ रूढ़ी युक्तियां होती हैं, या फिर उनके बारे में कुछ शब्द बोले जाते हैं जो काफी समय से चले आ रहे होते हैं, तो उनको बोलने से क्या है, वो जो पूर्वग्रह बना हुआ है उनके बारे में बहुत विचार बने रहते हैं। इसके बाद है स्वतः साधक भविष्योक्ति। स्वतः साधक भविष्योक्ति के अंतर्गत आ जाता है, जैसे कि किसी समूह के बारे में अगर कहा जाए कि समूह के सदस्यों की बुद्धि क्या है, में उन लोगों में क्या विवेक की कमी है, जिसकी वजह से क्या है, समूह के सदस्यों में ढंग से व्यवहार करते समय पाए जाते हैं, तो सचमुच में बुद्धि में क्या है, उनके कम कमी देखी गई, यानी कि उनके विवेक में कमी देखी गई, यानी कि उनकी बुद्धि में कमी देखी गई। तो इस तरह के व्यवहार को क्या कहते हैं, स्वतः साधक भविष्योक्ति कहते हैं। इसके बाद है गुणारोपण। गुणारोपण के अंतर्गत आ जाता है कि पूर्वग्रह की उत्पत्ति क्या है, अन्य स्रोतों के माध्यम से होती है, जिसमें एक पूर्वग्रहित व्यक्ति दूसरे के प्रति किए गए नकारात्मक व्यवहार का कारण उस व्यक्ति या समूह में विवादित व्यक्ति के गुणों को मानता है, परंतु जब दूसरों द्वारा कोई अच्छा काम किया जाता है, तो पूर्वग्रह व्यक्ति अपनी उसकी प्रशंसा करके उसके कारण को भाग्य से जोड़ देता है। तो इस तरह से क्या है कि यानी कि जो गुणारोपण, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी जैसे के चोरी करने पर या डकैती करने पर या काम करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस जाति के सामान्य लोगों को यानी कहता है कि ये समाज के लोग इसी तरह के होते हैं। और अगर किसी अच्छे पदाधिकारी का खानदानी धंधा हो, तो इसी काम को करता हुआ पाया जाता है, तो जन से हुआ है, तो क्या कहते हैं कि ये ऐसा, यानी कि उसकी प्रशंसा करते हैं। तो क्या है, ये गुणारोपण के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद आ जाता है पूर्वग्रह नियंत्रण की युक्तियां, यानी कि पूर्वग्रह को नियंत्रण करने की कौन कौन सी युक्तियां अपनाई जा सकती है। जैसे पहला है इसमें शिक्षा। शिक्षा से पहले पूर्व में आपको कुछ लक्ष्य बता देती हूँ, जिसमें जिसके पूर्वग्रह को देश को नियंत्रित करना होता है। तो उसमें कुछ लक्ष्य जैसे कि पूर्वग्रह को सीखने के अवसर को कम करना, यानी कि अगर कोई भी पूर्वग्रह बात है, यानी कि पूर्वग्रह विचार है, उसको सीखने पे कम अवसर होने चाहिए, यानी कि वही चीज पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती आनी चाहिए। पूर्वग्रह में जो नकारात्मक मनोवृत्ति होती है उसे परिवर्तित करना चाहिए, यानी कि अगर जो नेगेटिव पॉइंट अगर किसी के प्रति है, तो जरूरी नहीं है कि वो सभी के प्रति वैसा ही व्यवहार करे। तो अंतर समूह का आधारित सामाजिक पहचान को सीमित करना है, जैसे जो भी इन ग्रुप है उसको जो पहचान है उसको सीमित करना, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो समूह जैसा है वैसा ही सभी के प्रति होगा। तो इसको पूर्वग्रह को कम करने के लक्ष्य या उसको कम करने के या नियंत्रण करने की युक्तियां हैं। इनमें से पूर्वग्रह से पीड़ित या शिकार लोगों को आत्म पूर्व भविष्यवाणी को कम करना चाहिए, यानी कि वो उसी बात को लेके वो विचार नहीं बन जाने चाहिए, इसीलिए उसको कम करना चाहिए। और इसमें पूर्वग्रह को कैसे कम किया जाए, कुछ युक्तियां बताई गई हैं, जिसमें पहली है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा क्या है, कुछ उचित सूचनाओं को देकर व्यक्तियों की जो रूढ़ी युक्तियां होती हैं या पूर्व विचार से जो चले आ रहे होते हैं उनको कहीं हद तक कम किया जा सकता है। शिक्षा औपचारिक जैसे स्कूल में या कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षा, या फिर अनौपचारिक शिक्षा जैसे माता पिता या परिवार के द्वारा दी जा सकती है। जैसे दोनों स्तरों पर प्रयास करना चाहिए कि जो व्यक्ति के पूर्वग्रह हैं वो उनको काफी मात्रा में कम किया जा सकता है। तो अगर शिक्षा का स्तर अगर देखा गया है कि शिक्षा का स्तर अगर ऊंचा होता है, तो पूर्वग्रह कम ही प्रभावित करते हैं या फिर कम मात्रा में फैलते हैं। दूसरा इसमें अंत समूह संपर्क। अंत समूह संपर्क के अंतर्गत क्या है कि यानी कि जो भी पूर्वग्रह व्यक्ति होता है, वो लक्ष्य व्यक्ति के जो पूर्वग्रह का निशाना बनता है, वो एक दूसरे के निकट संपर्क में आते हैं, जिससे तो क्या है कि पूर्वग्रह व्यक्ति के लक्ष्य व्यक्ति के बारे में समझने का अधिक मौका मिलता है। यानी कि एक समूह में रहने की वजह से क्या है, पूर्वग्रह को कम किया जा सकता है। तो एक दूसरे के साथ रहने से क्या गलतफहमियां भी दूर होती हैं, जिससे कि कुछ जो विचार पहले से चले आ रहे होते हैं, तो उन गलतफहमियों को दूर करने के लिए अंत समूह संपर्क जरूरी है। तीसरा है इसमें असंगत भूमिका। असंगत भूमिका में क्या है, जब व्यक्ति को कुछ ऐसी भूमिका या व्यवहार को करने के लिए कहा जाता है जो पूर्वग्रह से मेल जोल ना खाकर ठीक उसके विपरीत होती है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो क्या होता है कि विपरीत होने की वजह से कुछ समय बाद ऐसी भूमिका करने के बाद उसकी जो मनोवृत्ति होती है वो क्या है, बदल जाती है, जिससे उसके पूर्वग्रह में क्या है, कमी आने लग जाती है। तो जैसे कि हमने देखा होगा कि अगर किसी उच्च जाति के व्यक्ति को अगर निम्न जाति के व्यक्तियों का के यहाँ पर अगर
नेता बना दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उनके संपर्क में कल्याण मंत्री बना दिया जाए तो उनके क्या कल्याण के लिए क्या वो उनकी समस्या को सुनेगा, जिससे कि उसे पता चलेगा कि जो भी मैंने अभी तक सुना था वो कहीं हद तक गलत थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पूर्वग्रह विरोधी विचार। पूर्वग्रह विरोधी विचार प्रचार से मतलब ये है कि यानी कि अगर किसी के मन में यानी कि कहीं समाज में कोई भी पूर्वग्रह फैला हुआ है तो अगर उसका विरोधी विचार कराए जब यानी कि पूर्वग्रह विरोधी विचार प्रचार करने से क्या है कहीं ना कहीं पूर्वग्रह को कम किया जा सकता है। जैसे उससे संबंधित कोई फिल्म बनाई जाए या फिर कोई नाटक के तौर पे उसको लाया जाए तो पूर्वग्रह को कम किया जा सकता है। इसके बाद आ जाता है सामाजिक विधान। सामाजिक विधान के अंतर्गत आ जाता है पूर्वग्रह को कम करने के लिए तरह तरह के सामाजिक विधान होते हैं। जैसे कि भारत में जो भी निम्न जाति के सदस्य हैं जिनके पूर्व मौजूदा थी उनमें क्या है जो छुआछूत से संबंधित जो परेशानी थी वो क्या है गैर कानूनी घोषित कर दी गई है। यानी कि छुआछूत अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसको सजा का प्रावधान है। तो इसीलिए इस तरह के अगर कोई सामाजिक विधान बन जाता है तो कहीं हद तक पूर्वग्रह को कम किया जा सकता है। ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। अगर आपको मेरे चैप्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो या कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके बता दें। बाकी का अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।